जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैंने युवास से ही डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन में ग्रेजुएशन की है और उसके बाद मैं गोट एंड शीप फार्मिंग में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हूँ। तकरीबन मुझे 2.5 से 3 साल हो रहे हैं और मैं एज अ वेटनेरियन कंसल्टेंट डिफरेंट गोट और शीप फार्म पे काम भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर अपना एक फ़ार्म है उसको भी रन कर रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो हेल्थ के हवाले से है कि हम हेल्थ एक अपना जो हर्ड है उसकी हेल्थ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं या डिज़ीज़ कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। इमेजिन कि मैं एक फार्मर हूँ तो मेरे क्या कंसर्न होंगे रिलेटेड टू हेल्थ। तो मैं जिस तरह फ़ील कर रहा हूँ आप भी उसी तरह फ़ील करेंगे। मेरा टॉपिक जो है बहुत टू द पॉइंट है और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट्स स्टार्ट के बीमारी है। हमने शुरू से सुना है बड़ों से जी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होता है। इट इज़ ईज़ी टू प्रिवेंट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट इट। आपने जो डिज़ीज़ का कंट्रोल है वो स्टार्ट करना है उसकी प्रिवेंशन से कि जी मैंने आप अपने फार्म के अंदर डिजीज़ आने ही नहीं देनी। उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस होंगी। फार्म आपका है जब तक कि आप उसको एक बाउंड्री वॉल बना देते हैं कि बाहर से लोग ना आए, कोई जानवर ना आए, कोई चोर चक्का ना आए। इसी तरह आपको एक एनिमल के लिए अलग बाउंड्री स्पेसिफाइड करनी होगी कि जी इसमें हमने किस तरह इसमें एंटर होना है, किस तरह कोई बीमारी इसमें ना आ जाए। और जब माशाल्लाह आपका एक कमर्शियल फार्म होगा तो लोग बहुत विज़िट करेंगे रेगुलर, वो 2-3 फार्म से विज़िट करके फिर भी आपके फार्म पे विज़िट करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने स्पेसिफाई करना है कि ये एनिमल्स के लिए एरिया है, ये बाउंड्री है और ये स्पेसिफाई है एनिमल की कीपिंग के लिए। वहाँ हर किसी की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसमें जो जाए वो एक थ्रू ए प्रोटोकॉल जाए। सबसे पहले जो प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो होता है बायोसिक्योरिटी, कि आपने अपने फार्म के जो जानवर हैं उनके लिए एक बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाना है। कोई हाई फाई नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। आपने एक बाउंड्री बना ली है कि जी ये मेरा एनिमल एरिया है एंड दिस इज़ माय ऑफिस एरिया। आपने एनिमल एरिया के जो स्टार्ट है उसके अंदर आपने लाइमस्टोन चूना रखना है, या जो भी बाहर से विज़िटर आए, जो वर्कर आपका अंदर काम करने जाए, आप अगर विज़िट कर रहे हैं तो आप उस चूने में अपने शूज़ डिप करके अंदर जाएं। चूना एज एन एंटीसेप्टिक काम करेगा। आप कहीं से मंडी से आए हैं, किसी दूसरे फार्म से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, वो एक डिज़ीज़ के आगे प्रिवेंशन होगी। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने अपने फार्म पे चूना रखना है ताकि आपका जो पाँव है वो अंदर आफ्टर डिपिंग जाए। सेकंड आप इधर ये भी कर सकते हैं जो कि बड़े कमर्शियल फार्म्स पे होता है। शायद आपने अगर बी ब्लॉक का जो डेयरी फार्म है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको शू कवर प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी वो डिस्पोजेबल शू कवर होते हैं, जब भी आप फार्म की मेन एंट्रेंस में आते हैं एनिमल के एरिया में, तो आपने क्या करना है, आपने शू कवर यूज़ करने हैं और आप एंटर करते हैं, अपना काम करते हैं। काम करने के बाद आप शू कवर उतार के डिस्पोज कर सकते हैं। बायोसिक्योरिटी में एक बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो जिस तरह हाफिज़ साहब कह रहे थे, जो एनिमल की परचेजिंग है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप हमेशा जानवर जो ख़रीदारी करें वो एक अच्छे फ्लॉक से ख़रीदारी करें। मीन्स के जो आपके चरवाहे हैं जिनका आपको पता है कि जी ये इतने अरसे से जो है जानवर को रियर कर रहे हैं, प्रेफरेंस मेथड तो ये है। लेकिन अगर आप मंडी के अंदर जाते हैं लेकिन उसके लिए भी आपको एक प्रोटोकॉल करना चाहिए। जिस तरह कि मैं अपने फार्म पे मेरा एक प्रोटोकॉल है। क्वारंटीन, इसका वर्ड आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सुना है। ये आपके फार्म पे क्वारंटीन होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। आप जहाँ से मर्ज़ी जानवर परचेज़ करें, यू हैव टू क्वारंटीन योर एनिमल एटलीस्ट 7 डेज़। आप अपने एनिमल को 7 दिन के लिए क्वारंटीन करें। उसके दौरान आपने कुछ चीज़ें नोट करनी हैं। जैसे आप एनिमल को लेके आएंगे वो इंतहाई स्ट्रेस में होगा, क्योंकि वो अगर डिफरेंट मंडी से आ रहा है, फार्म से आ रहा है, उसने अपना होमलैंड छोड़ा होगा, फीड चेंज होगी, पानी चेंज होगा, हवा चेंज होगी। आपने उसको वहाँ रेस्ट देना है, आपने उसको डेली मॉनिटर करना है कि इसमें क्या हो रहा है। 3 दिन के बाद एनिमल का रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया, सबसे पहले आपको करना है उसकी डिवर्मिंग। रेकमेंडेड तरीका तो ये होता है कि आप उसका पहले फीकल टेस्ट करवाएं,
देन आप उसको उसी से रिलेटेड डिवर्म करें। लेकिन अगर नहीं है तो आप कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी डिवर्मर यूज़ करें। उसके बाद मौसम के लिहाज से, मैं वैक्सीनेशन स्केड्यूल पे बात करता हूँ, मौसम के लिहाज से जो भी वैक्सीन उस टाइम स्केड्यूल में हो वो आप वैक्सीन करें। उसके बाद 7 डेज़ तक आप मॉनिटर करें। जो एनिमल आपके हेल्दी हैं आप उनको शेड के अंदर एंटर करें, जो एनिमल हेल्दी नहीं है उनको आप शेड से बाहर रखें और देखें उनका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किया जा सकता है। जब तक एनिमल आपका हेल्दी नहीं है, जब तक कि उसके साइन सिम्टम कोई भी डिजीज़ के ख़त्म नहीं हुए, इवन कि अगर उसके आँख से पानी भी टपक रहा है, बह रहा है, आप उसको एंटर ना करें, क्योंकि वो किसी बड़ी बीमारी का भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए पहले आप उसको क्वारंटीन करें, एनिमल को क्वारंटीन करने के बाद फिर आप उसको अपने मेन शेड के अंदर लेके जाएंगे। ये आपका डिज़ीज़ रिस्क बहुत ही कम कर देगा। ठीक है, इसमें अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन हम सुनते रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में अभी तक पोलियो नहीं ख़त्म हो सका, दुनिया सारी जहान में ख़त्म हो गया है। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सिंपल इस तरह है कि जो भी बीमारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल PPR एक डिज़ीज़ है, बहुत प्रोमिनेंट डिज़ीज़ है। जो भी डिज़ीज़ है, जो जरासीम वो बीमारी काज करता है, वैक्सीन उसी जरासीम से बनती है। या वो जरासीम मुर्दा हो सकता है, या वो कमज़ोर किया जा सकता है, या बाज़ औक़ात वो लाइव भी होता है अगर वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जैसे वो वैक्सीन बॉडी में एंटर होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है। उसको पता चलता है कोई बाहर से एंटीजन, इसको जो बाहर से कोई भी जरासीम अगर आता है उसको एंटीजन, कोई भी चीज़ आपके ब्लड में जाती है दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन, और जो आपकी बॉडी इससे रिएक्ट करती है वो उसको कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपका फाइट सिस्टम है। आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सपोज हो गया है कि यार इस तरह की एक चीज़ है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, जब वो आएगी तो मैंने उसके ख़िलाफ़ एक्ट करना है। और आपके जो इम्यून सिस्टम है उसके पास एक मेमोरी है, जब तक आप जिंदा हैं उसके पास मेमोरी है। इसीलिए जो बच्चे पोलियो से वैक्सीनेट हो चुके होते हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद पोलियो नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ पूरी लाइफ टाइम के लिए एक्टिव है। अगर बच्चा एक्सपोज हो सकता है, जहाँ बाकी बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, हम भी होते हैं, लेकिन हम बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो अटैकिंग मोड में है। जैसे बाहर से एंटीजन आएगा वो उसको फाइट करके किल कर देगा। दैट इज़ अ सिंपल स्टोरी बिहाइंड दी वैक्सीनेशन। इसीलिए वैक्सीनेशन ज़्यादातर उन बीमारियों की जाती है जो कि वायरल है, जिनका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ प्रॉपर, इसलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक वैक्सीनेशन स्केड्यूल दिया है, उसके मुताबिक वैक्सीनेशन चलती रहती है। लेकिन आपको वैक्सीन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं उनमें बहुत, जब भी जाएंगे आपको वैक्सीन की शॉर्टेज मिलेगी। उसकी भी मैं आपको टिप देता हूँ किस तरह। लेट्स टॉक अबाउट कि जी जो हमारा वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है, मैं आपको 3-4 डिजीज़ बताता हूँ जिनका आपने ज़रूर वैक्सीनेशन करनी है, अगर नहीं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। सबसे पहली डिजीज़ है PPR, पेस्टिडिस्पटाइटिस रूमिना, इसको उर्दू में काटा बोलते हैं। ये डिजीज़ ऐसे है कि सुबह आपने एक एनिमल को देखा है, उसमें PPR का एक सिम्टम आया, एक सिम्टम, शाम को आपका पूरे का पूरा हर्ड उसी डिजीज़ में इन्वॉल्व होगा, सुबह आपका पूरा हर्ड ख़त्म हो चुका होगा। दिस इज़ अ कंटेजियस डिजीज़ और बहुत स्पीड से फैलती है, बहुत स्पीड से। और अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी वैक्सीन गवर्नमेंट इदारा VRI वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाता है। एंड जब आप वो वैक्सीन कर लें उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एंटीजन है वो लाइव एंटीजन है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है कि आपको वैक्सीन जो है वो एक कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। और हमारे जो सरकारी इदारे के लोग हैं वो कभी चेन को मेंटेन नहीं करते, और अगर चेन मेंटेन नहीं हुई तो उसने आके डिजीज़ काज करनी है। तो आपको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। PPR की वैक्सीन जो है वो 1 cc मिलेगा आपको। 1 cc का इंजेक्शन आपने सबकुटेनियस ज़ेरे जिल्द लगाना है, और ये ज़्यादातर बरसात के मौसम से पहले आपको वैक्सीन करनी चाहिए। लाइक मार्च में जिस तरह
आगे आती है, या जिस तरह अभी मॉनसून का स्पेल गुजरा है, इससे पहले आपको पीपीआर की वैक्सीन ज़रूर करनी चाहिए। मैं पीपीआर पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस डिज़ीज़ से पूरे के पूरे हर्ड ख़त्म होते देखे हैं। पीपीआर में सबसे पहला साइन होता है कंजक्टिवाइटिस, आँख का ख़राब होना। आप देखें आपके फार्म में अगर किसी जानवर की आँख ख़राब है, आँख पक्की हुई है, मीन्स कि यहाँ पे बाहर क्रस्ट बना हुआ है, सबसे पहले क्या करें, अपने एनिमल को सेपरेट कर लें, बिल्कुल क्वारंटीन में ले जाएं, क्वारंटीन में ले जाएं। ये डिज़ीज़ एट अ टाइम 3 सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी। सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस होगा, उसके बाद इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा इन्वॉल्व हो जाएगा, मुंह पे छाले बन जाएंगे, और जो भी डाइजेस्टिव स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर इसने जाके हेमरेजेस क्रिएट करना है, और 2-3 दिन के बाद आपको जो अपने जानवर में डायरिया मिलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी इस वजह से होती है कि एनिमल डायरिया में गया, डिहाइड्रेशन हुई है और एनिमल कोलैप्स हो गया। सो आपने पीपीआर की वैक्सीन करनी है और बहुत ज़्यादा इसको मॉनिटर करना है। सेकंड डिज़ीज़ इंटेरोटॉक्सीमिया, इसकी वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया। इसके अंदर क्या है, ये वैक्सीन होती है साल में 2 दफ़ा, मई जून या नवंबर या दिसंबर, मतलब 6 महीने का पीरियड है, जिसके बाद इसको रिपीट करना ज़रूरी है ताकि एक नॉर्मल लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ जानवर की जिस्म में बना रहे। इसके साथ प्लूरोनमोनिया है। सर्दियों के अंदर जानवरों को नमूनिया की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, और हमारे एनिमल गर्मियों से इतने इफ़ेक्ट नहीं होते जितने कि सर्दियों से होते हैं। सर्दियों से रेजिस्टेंट नहीं है, हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, तो हमारे एनिमल लो टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर सकते, हाई को फिर भी कर जाते हैं। सो इसकी भी वैक्सीन जो है वो नवंबर में ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर हमारे अब आप आजकल देख लें तो हमारा जो सबसे सर्दी वाला महीना है, दिसंबर के आखिरी 15 दिन से जनवरी एंड तक ये हमारी सर्दियां पड़ रही हैं। तो आपने नवंबर में प्लूरोनमोनिया की वैक्सीन ज़रूरी करनी है। इसके बाद एक डिज़ीज़ है फुट एंड माउथ डिज़ीज़, जो कि बड़े जानवरों में भी होती है, और ये एक वायरस के ज़रिए होती है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिर्फ स्पोर्टिव डिज़ीज़ की जाती है। अच्छा, बड़े जानवरों को जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये है, ये छोटे जानवरों को ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है जो थन है, अडर है, उसके सेल्स को। और अगर आपकी गाय 25 लीटर दूध दे रही है और एफएमडी हो गया है और आपकी प्रोडक्शन 11 लीटर पे आ गई है या 9 लीटर पे आ गई है, लाइफ टाइम अगेन वो 25 लीटर नहीं जा सकती। परमानेंट डैमेज होगा आपके एनिमल्स के अडर को, उसके जो अंदर टिश्यूज़ हैं उनको परमानेंट डैमेज होगा। सो आपने एफएमडी की जो वैक्सीन है वो मोस्टली एफएमडी की वैक्सीन फरवरी में होती है। मैं रेकमेंड करता हूँ आप फरवरी में वैक्सीन करें, 4 महीने के बाद रिपीट होती है। आप 4 महीने के बजाय चौथे महीने में जाके, चौथे महीने के बजाय तीसरे महीने भी अगर आप उसको रिपीट कर देंगे तो वो उसको भी बूस्टर मिल जाएगा, आप साल के लिए सेफ़ हैं एफएमडी से। अच्छा, अब वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट करना बहुत बड़ा इशू है कि आप कहाँ से लेंगे। कुछ लोग इंपोर्टेड वैक्सीन लेंगे, कोई कहाँ से। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपनी लोकल वैक्सीन यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेन जरासीम की जो ज़ात पात इधर की है वो और जो बाहर की ज़ात पात है वो डिफरेंट है। अब बाहर की लगाएंगे आपको, बाज़ जरासीम ऐसे हैं जिनकी आपस में नहीं मिलती, पैथोजेनिसिटी नहीं मिलती, स्टेरिलिटी नहीं मिलती। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप हमारी गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक के जो पंजाब के LNDD वालों के उनकी वैक्सीन यूज़ करें। कहाँ से मिलेगी? जो हमारे सहूलत सेंटर हैं या जो डिस्पेंसरीज़ हैं, आपको वहाँ से वैक्सीनेशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का इदारा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप उनको अप्रोच करें, उनको कहें जी मेरे पास इतना हर्ड है, मुझे वैक्सीनेशन चाहिए, और वो आपको वैक्सीनेशन अरेंज करके देंगे। वैक्सीन वगैरह एक दफ़ा आपने अपने एनिमल्स को वैक्सीन कर दी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन टर्म ऑफ डिजीज़ कंट्रोल मिल सकता है। डिवर्मिंग से रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूँ। डिवर्म करने का मतलब ये है कि जानवर हैं उनकी रेजिडेंस डिफरेंट है। जिस तरह अभी बता रहे थे स्लेटेड फ्लोर का कंसेप्ट सिर्फ इसलिए आया है कि जो जानवर का फुजला है या उसका यूरिन है वो जानवरों को साथ ना लगे और वहाँ बीमारियाँ ना पैदा हों। स्लेटेड फ्लोर में ये होता है कि वो 1 इंच की झरी छोड़ी होती है, नाली नीचे चला जाता है, सारा कुछ ऊपर साफ शेड रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो हमारे एनिमल्स जहाँ पे रह रहे हैं उनकी वजह से चिचड़ आ जाते हैं, डिफरेंट वर्म्स आ जाते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं।
सबसे पहले आप देखेंगे आपके एनिमल के जो वर्म्स हैं उसमें एक एक्सटर्नल वर्म्स हैं, जिस तरह चिचड़ हैं, पिस्सू हैं और भी फ्लीज हैं और मेंज है। उनको टैकल करने का तरीका ये है, एक डिपिंग बनाई जाती है, डिप्स बनाई जाती हैं, थोड़ा मतलब 3-4 फुट नीचे होता है, वो उसमें केमिकल डाल दिया जाता है, सैगुआन पाउडर etc, वो आप उसमें डालेंगे और आपने एक रेगुलर वे से आपने अपने एनिमल्स को उसमें से गुजारना है ताकि जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। सेकेंडली एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो हैं, एक्सटर्नल जो वर्म्स हैं, उनके सबसे एक इफ़ेक्टिव इंजेक्शन चल रहा है आइवरमेक्टिन का। हर कंपनी ने बनाया हुआ है, उसमें कुछ एडिशन करके, कुछ उसको बूस्ट अप करके, जिस तरह भी, लेकिन वो मेन सॉल्ट है उसका आइवरमेक्टिन। आप आइवरमेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स के ख़िलाफ़, और उसका जितनी अच्छी कंपनी होगी उतना अच्छा रिज़ल्ट होगा। सो डिवर्मिंग आपने जो भी करें, इंटरनल डिवर्मर्स के लिए बहुत सारे डिवर्मर मिल सकते हैं आपको। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले टेस्ट करवाएं ज़रूर, फीकल टेस्ट करवाएं, यूनिवर्सिटी की लैब है, 10-15 रुपए में टेस्ट हो जाता है। सो आप एक टेस्ट करवाएं, आप देखेंगे उसके अंदर कौन सा वर्म्स आ रहे हैं, उसी से पर्टिकुलर उस रिलेटेड आप डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग एट इटसेल्फ वो एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर जो आपका अंदर वर्म है उसके ख़िलाफ़ डिवर्मिंग करवाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम जाना चाहते हैं तो आप हमेशा जो डिवर्मर एक दफ़ा यूज़ किया है उसको अगले पूरे साल तक यूज़ ना करें, उसको रिप्लेस करें और डिवर्मर, क्योंकि एक ही डिवर्मर यूज़ करेंगे उसके ख़िलाफ़ जो वर्म्स हैं उनकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी और वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके एनिमल्स के अंदर। एक्सटर्नल के लिए आइवरमेक्टिन इज़ बेस्ट कि आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 50 kg के लिए 1 cc यूज़ होता है। 50, अगर आपका एनिमल 50 किलोग्राम का है तो आप 1 cc सब कुटेनियस सब कट लगा दें। तो आप इसमें आपने ख्याल ये करना है कि जो आपके एनिमल प्रेग्नेंट हैं उनको नहीं लगाना, प्रेगनेंसी से पहले। इंटरनल पैरासाइट्स का मैंने बताया है कि डिफरेंट इंटरनल पैरासाइट्स हैं, उनके लिए डिफरेंट डिवर्मर्स हैं, अच्छे डिवर्मर्स भी हैं, आपको मिल जाएंगे। आप रेगुलरली डिवर्मिंग करते रहें अपने, एटलीस्ट 3 मंथ के बाद आपने डिवर्मिंग को रिपीट करना है। आप जिस दिन डिवर्मिंग करें, आइवरमेक्टिन की करें एक्सटर्नल के लिए, या कोई डिवर्मर ड्रेंच कर रहे हैं, जिसके लिए भी करें, आप 7th डे पे दोबारा वो डिवर्म करें ताकि एक बूस्ट मिल जाएगा और आपको 3 महीने तक टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो डिज़ीज़ कंट्रोल है ना, प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, उसमें एक सबसे बड़ा जो किरदार है वो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट का है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट हम अपनी आंखों से कर रहे हैं, चलते फिरते देख लिया जी जानवर किस तरह कमज़ोर खड़ा हुआ है, ये कुछ दिनों से खा नहीं रहा, ये कुछ। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आप फीकल टेस्ट मतलब उसके फुजले से कर सकते हैं, या आप उसका ब्लड टेस्ट खून से करवा सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ आप हर तीसरे महीने बाद अपने जितना भी हर्ड है उसका रैंडम सैम्पलिंग लेके 5-10 जानवरों का ब्लड लें या 5-10 जानवरों का फीकल सैंपल लें। आप ज़रूर उसका टेस्ट करवाएं, आपको ओवरऑल अपने हर्ड की हेल्थ का पता चल जाएगा कि क्या मेरी जो मैनेजमेंट है वो किस तरह चल रही है, मुझे हेल्थ के बारे में कितना कॉन्शियस होना चाहिए। देखें जी, अगर आपके जानवर की हेल्थ अच्छी है उसके बाद आप उसको जो खिलाएंगे वो आपको उतना रिज़ल्ट देता जाएगा। लेकिन आपके जानवर की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उसको सोना खिला दें, उसने आपको कोई फ़ायदा नहीं देना। सो इसलिए डिज़ीज़ आने से पहले डिज़ीज़ की प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। डिज़ीज़ जब आ जाएगी वो आपका मेडिसिन का भी ख़र्चा होगा, आपकी अपनी मतलब साइकोलॉजिकली भी आप इफ़ेक्ट होंगे, आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन भी इफ़ेक्ट होगी, और ये एक अलग से आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी। बजाय इसके कि डिज़ीज़ आने का वेट किया जाए, उसको आप पहले ही प्रिवेंट करें। सो मेरे पूरे जो टॉपिक था इसमें मैंने 3 चीज़ें, मेन चीज़ बायोसिक्योरिटी को मेंटेन करें, सेकंड थिंग वैक्सीनेशन ज़रूर करें, थर्ड डिवर्मिंग करें, चौथा आपने स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करना है। 4 चीज़ें हैं जिससे आपकी डिज़ीज़ प्रिवेंशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि जो फ़र्स्ट एड किट आपके फार्म पे होने चाहिए एनिमल्स के लिए, क्या उसमें मेडिसिन्स होनी चाहिए। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट में ना एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ है उसको कहते हैं फमाचा स्कोरिंग। आइज़ को नीचे करके जो अंदर हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके कलर से भी असेस किया जाता है कि एनिमल की हेल्थ किस तरह की है। उसके 5 स्कोर्स हैं। हाँ जी, ये मिल जाएगा। वैसे में ये वाइट, लाइट पिंक, पिंक, रेड एंड ब्राइट रेड, ये 5 स्कोर्स हैं।
आप ये कार्ड आप इजीली प्रिंट करवा लें, नेट से आपको मिल जाएंगे। आप वो लेके आइज़ नीचे करके साथ लग के मैच कर सकते हैं कि यार मेरी जो एनिमल है उसकी आइज़ का जो कलर है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, इस लेयर में कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो स्कोर 1 और 2 है, इट मीन्स कि आपके एनिमल की हेल्थ ठीक नहीं है, उसमें डिवर्मिंग की ज़रूरत है, आपको उसको डिवर्मिंग करनी चाहिए। नंबर 3 पे ये है कि आप उसको कुछ दिन के लिए ऑब्ज़र्व करें, अगर वो बेहतर हो रहा है तो ठीक है, नहीं बेहतर हो रहा तो आप उसको डिवर्म करें। स्कोर 3, 4 जो रेड और ब्राइट रेड है, इट मीन्स कि आपके एनिमल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चल रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं आता हूँ कि आपका जो अलमारी है फार्म के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी जो पर्टिकुलर मेडिसिन्स हैं वो रखनी चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स के नाम लूँगा, एंटीबायोटिक्स के या पेन किलर्स के, उसके ना डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट नाम है। आप वो सॉल्ट्स रख लें, या मैं कुछ कंपनीज़ के नाम भी बता दूंगा, आप वो सॉल्ट्स लिख लेंगे, आप वेटनरी स्टोर पे जाएंगे, वो उनको कहेंगे जी मुझे इससे, वो आपको 10 प्रोडक्ट्स बना देगा जी, इसके अंदर भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। वहाँ आपने एसेस करना है कि अच्छा जी मैंने कौन सी लेनी है। नहीं, जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें मैंने बहुत प्रिसाइज करके एंटीबायोटिक्स लिखे हैं जो कि आपके फार्म पे होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके अब आपको बहुत से थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हर कंपनी का अपना प्रोडक्ट है, लेकिन आप सॉल्ट याद रखेंगे। पेनिसिलिन जो है वो एक सॉल्ट है जो कि एंटीबायोटिक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंटीबायोटिक एज एन एंटीबायोटिक। उसके साथ एक एंटीबायोटिक है ट्राइबर्सन। इसमें 3 एंटीबायोटिक का मिक्सचर होता है। ये आपका अगर जानवर का टेम्परेचर हाई है या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो आप ट्राइबर्सन यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक एंटीबायोटिक है जिसका मैं पर्सनली, मुझे उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला है, मुझे कंपनी का नहीं पता, लेकिन उस प्रोडक्ट का नाम है टाइलोपिन। वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, थोड़ा कॉस्टली है बट उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली रिस्पायरेटरी सांस की जो बीमारियां उनसे रिलेटेड। जिससे मैंने PPR कहा है उसको मैंने कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक थी, उसका नाम था टाइजेंट। उसमें 2 टाइलोसिन और डेंटामाइसिन का कम्बिनेशन है, वो आप रखें, वो भी बहुत जो है ना अच्छी एंटीबायोटिक है। साथ में आपने एनसिड्स रखने हैं। एनसिड्स होते हैं पेन किलर। अगर एनिमल आपको लगे कि कोई पेन में है, कोई चोट लग गई है, कोई तो इस तरह आपने उस पेन किलर करने के लिए सबसे अच्छा पेन किलर है लॉक्सिन। इसके साथ एक मिलॉक्सिकेम आता है, कीटोप्रोफिन आता है, जो जिस तरह हम ब्रोफिन की सिरप पीते हैं उसके अंदर कीटोप्रोफिन होता है। इसी तरह डेक्लोरान हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स वगैरह। तो एनिमल्स के लिए भी डिक्लोस्टार के नाम से और डिफरेंट नाम से ना इंजेक्शंस आते हैं, आपने वो इंजेक्शन ज़रूर अपने फ़र्स्ट एड बॉक्स में रखने हैं। जो हमारी पर्टिकुलर टॉकिंग टू पर्टिकुलर हमारा जो शीप एंड गोट है, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं डाइजेस्टिव से रिलेटेड। कुछ ओवर खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ कम खा लिया तो फिर प्रॉब्लम है, दाना खा लिया बकरी ने, ये कर लिया, तो इंडाइजेशन जो है उससे रिलेटेड 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। एक तो है स्टमक पाउडर, आपको बहुत सी कंपनियों का स्टमक पाउडर मिलेगा, आप देखें जो आपको अच्छा लगे, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आपको मिले आप ले लें। वो एक मिलती है कार्बोनेटिव मिक्सचर की बोतल, रेड कलर की बोतल होती है, आप वो अपने एनिमल्स के लिए ज़रूर रखें। किसी भी अफारे की सूरत में, किसी अफारा जानलेवा है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक टिप दूं, अगर आपको पता लग गया है कि जी मेरे जानवर ने दाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, 12 से 18 घंटे के लिए उसे पानी से दूर कर दें। 12 से 18 घंटे उसको एक घूंट पानी नहीं मिलना चाहिए। मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने ये देखी है कि एक जानवर था, उसको अफारा हुआ है, वो उसने पानी पी लिया और उसको अफारा हो गया और कोई हल नहीं निकला। मैंने जो चीज़ें ट्राई की हैं बहुत सी नहीं निकला। एटलीस्ट मुझे सर्जिकल अप्रोच करनी पड़ी है उसका, मतलब अंदर से गैस निकालने के लिए। गैस निकल गई, नॉर्मल सब कुछ। अच्छा, अब मैंने अपने वर्कर को कहा कि जी आपने इसको 12 घंटे पानी नहीं पीने देना। मैं फार्म से चला गया और बाद में पता चला कि सुबह जानवर कोलैप्स हो गया
उसकी वजह ये थी कि एनिमल ने दोबारा पानी पी लिया। जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट है इनटेक करने के बाद, पर्टिकुलरली गंदम के जो दाने हैं, उसके बाद आपके एनिमल को बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होगी और वो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, उसी वजह से एनिमल को अफारा होगा। सो कार्बोनेटिव मिक्सचर है, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, वो भी बड़ा इफ़ेक्टिव है इस वे में, और एलवी जस्ट एक पाउडर मिलता है, वो भी आप ज़रूर अपने फार्म पे रखें। हमारे जो जानवर हैं इनमें डायरिया का भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और मुझे प्रैक्टिकली ह्यूमन में यूज़ होती है सेप्ट्रान DS टैबलेट, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप अपना वेट के लिहाज से 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को अपने अगर आप एनिमल्स को देंगे तो वो उनका डायरिया जो है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हर डायरिया रोकने के लिए नहीं है, मीन्स कि अगर डायरिया चल रहा है, अगर तो वो वायरल डायरिया है तो उसको आप स्टॉप ना करें, क्योंकि अगर आप उसको स्टॉप करेंगे तो वो अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा जो एनिमल्स का डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। सो आपने असेस करना है कि जी ये वायरल डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया है, फिर आपने उसके एक सिरप बहुत मशहूर है स्कोर एक्स के नाम से, आप वो यूज़ करें, अपने फार्म पे रखें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक पाउडर मिलता है डायरोबयान, आप उनके ड्रिंकिंग वाटर में डाल के उनको दे सकते हैं डायरिया के लिए। कुछ हैं एंटीसेप्टिक्स जो मतलब कि आपके एनिमल्स की स्किन के ऊपर या कहीं चोट वगैरह लग गया, एनिमल में फ़ाइट किया है या कहीं से रगड़ लग गई है, आपने कोई ज़ख़म बन गया, उनके एंटीसेप्टिक्स किस तरह मेजर करनी है। पिंकी मिलती है आपको, एक स्प्रे है, पायोडीन है, टेराजिन है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें एंटीसेप्टिक भी होता है, साथ में फ्लाई रिपेलेंट भी होता है। अगर कोई ज़ख़म है, अगर आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया है तो आपको ये होगा कि कुछ दिन के बाद वहाँ पे मैगेट्स, कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि मैगेट्स जो है, जो फ्लाई है, जो मक्खी है, उसके गन से शुरू होंगे और मैगेट्स बन जाएंगे और आपका ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो आपने जो भी ज़ख़म उधर हो उनको एंटीसेप्टिक लगानी है। एक और मिलती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ह्यूमन साइड पे भी यूज़ होती है, वो आप वहाँ यूज़ करें और ज़ख़म को साफ़ करने के लिए आप रख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मिसलिनियस प्रोडक्ट्स हैं जो आपने ज़रूर रखने हैं। MEY कॉम है, ठीक है, मल्टीविटामिन है, वो आप रखें। न्यूरोबयान के इंजेक्शंस रखें। सलाइन इलेक्ट्रिक रखें, वो भी एक पाउडर है, जानवरों को एक मतलब होम्यो प्रोडक्ट है। उसमें ये होता है कि आपके एनिमल की जो खांसी वगैरह उसके प्रॉब्लम को कहते हैं। आपने अपने फार्म पे थर्मामीटर रखना है, ज़रूर रखें, थर्मामीटर ज़रूर रखें। किसी भी इंजेक्शन लगाने से पहले आपको टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी है। आप उसको टेम्परेचर लो करने वाला टीका लगा लें, मीन्स के एंटीबायोटिक या एनसिड लगा लें, और पता चले कि आपके एनिमल का ऑलरेडी टेम्परेचर लो था। टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से 2 सेंटीग्रेड 1 सेंटीग्रेड एनिमल बर्दाश्त कर जाएगा। बुखार ऊपर हुआ तो बर्दाश्त कर जाएगा, बुखार नीचे हुआ तो जानवर बर्दाश्त नहीं करेगा। सो आपको इस पे चेक रखना है, आपने थर्मामीटर का यूज़ करना है, या आपका जो वर्कर है उसको भी ज़रूर इस चीज़ पे ट्रेन करें कि आपने उसका टेम्परेचर ज़रूर लेना है। शीप एंड गोट के अंदर 103.3 से लेके 103.5 तक ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अच्छा, इसमें आपने टेम्परेचर के दौरान एक और चीज़ भी देखनी है। अगर आपके एनिमल का टेम्परेचर 105 से ऊपर चला गया है तो आप उसे कोई इंजेक्शन ना लगाएं, आप उसके सिर्फ सर के ऊपर पानी डालें जब तक कि एनिमल थोड़ा स्टेबलाइज ना हो जाए। अगर आप हाई टेम्परेचर पे भी इंजेक्शन लगाते जाएंगे उसका कोई असर नहीं होगा। सो फर्स्ट आप उसको एनिमल को स्टेबलाइज करें। अपने फार्म के अंदर ग्लव्स रखें। एक है एट्रोपिन सल्फेट, ये एंटीडोट है। आपके जानवर ने कोई चीज़ इस तरह की खा ली जिससे रिएक्शन हो गया है तो उसके ख़िलाफ़ आप एट्रोपिन सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक लिक्विड पैराफिन की बोतल मिलती है, आप वो ज़रूर रखें फार्म पे। वो एक तो अस्ट्रिंजेंट का काम करती है, दूसरा अगर आप कहीं पे आपको लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप तेल की बजाय लिक्विड पैराफिन यूज़ करेंगे, क्योंकि लिक्विड तेल जो है उसने स्किन के अंदर बॉडी के अंदर भी अगर आप तेल डालेंगे उसने स्किन में अब्जॉर्ब होना है। जो लिक्विड पैराफिन है उसने स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होना, उसने जस्ट लुब्रिकेशन का काम करना है। सो दिस वाज माय टॉपिक।